हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स फॉर ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा की जो मेंबरशिप के बारे में, कैसे समाप्त होती है या किसी सदस्य की सदस्यता कैसे समाप्त होती है, इससे रिलेटेड। खासकर यह इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि एक आम आदमी पार्टी के सांसद थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से सांसद थे, और उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में जाके वो जो है मर्ज हो गए हैं। तो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को यहाँ से क्या सीखना चाहिए, हम लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड या हम लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन ऐसा पॉइंट है जो सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर, यहाँ से अगर कोई मेंबर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो साफ साफ उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, यानी दल बदल विरोध कानून लग जाता है, और वो दल बदल विरोध कानून लगने के कारण उसकी सदस्यता जा सकती है। तो फिर यहाँ पे क्यों सदस्यता नहीं गई? तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा जी का, जो संसद में राज्यसभा में आपने सुना होगा बार बार जो छोटे मोटे मुद्दे थे या बहुत कह सकते हैं इम्पोर्टेंट मुद्दे थे देश के नज़रिए से लेके, जैसे मोबाइल फ़ोन का जो रिचार्ज है उससे रिलेटेड, समोसा जो है क्यों महंगा बिक रहा है एयरपोर्ट पे, उससे रिलेटेड, और भी कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो जीवन में दैनिक जीवन में चलती रहती है, उससे रिलेटेड वो मांग उठा रहे थे। उसी बीच में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया कि नहीं, आम आदमी पार्टी के मतलब जो राज्यसभा मेंबर थे वो, तो मेंबरशिप से उनको कहा गया कि मतलब कि उनकी विपक्ष दल के जो नेता हैं वहाँ पे राज्यसभा में वो नहीं रहेंगे। इसी बीच खबर ये सुनने को आती है कि राज्यसभा से अपने साथ और 7 मेंबर को लेके वो क्या हो गए हैं, बीजेपी में जाके मर्ज हो गए हैं। ये तो पूरी कहानी है। अब इस पे हम लोगों को देखना है कि अगर वो जाके बीजेपी में मर्ज हो गए हैं, अर्थात अगर कोई दूसरे पार्टी का मेंबर या दूसरे पार्टी का सदस्य जो कि जीता हुआ है, निर्वाचित है, और वह किसी दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है उसी समय, तो क्या उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? क्या उस पर दल बदल विरोधी कानून लग सकता है? इस संदर्भ में हम लोगों को देखना है, सोचना है, विचारना है। या बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे फिर राघव चड्ढा पे क्यों नहीं लगा एंटी डिफेक्शन लॉ? क्यों? इसलिए क्योंकि अपने साथ वो अकेले जाके किसी पार्टी में अगर मर्ज हुए होते तब तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता। तो आइए हम लोग इसी के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे कानून काम करता है। तो आपको पता है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था, अर्थात मूल संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तो जिस समय मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय आपको दिखाई देगा कि पूरे संविधान में 22 भाग थे, है ना। अनुसूचियों की संख्या मात्र जो है 8 थी। कितनी थी? 8 थी। 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय प्रेजेंट में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। समय समय पे संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया गया है ना। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, वह घट के कितनी हो गई है? 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो हालांकि हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। अब चूंकि मूल जो संविधान था हमारा, मूल जो संविधान था, उस मूल संविधान में आपको ऐसा कोई कानून नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई कानून दिखाई नहीं देगा, है ना। एंटी डिफेक्शन रिलेटेड जो है संविधान में, मूल संविधान में ऐसा चीज़ें नहीं थी। मतलब एक पार्टी का सदस्य दूसरे पार्टी में मर्ज होता है या दूसरे पार्टी का सदस्य किसी तीसरे पार्टी का दामन थाम लेता है, तो उस पर ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत उसको निरहर घोषित किया जाए अथवा उसकी सदस्यता को समाप्त की जाए। ऐसी कोई कानून नहीं थी। लेकिन इससे दिक्कतें क्या होती थी? तो दिक्कतें इसमें यह बहुत बड़ी बढ़ती चली गई कि क्या होता था कि 2 पार्टी है, मान लीजिए 2 पार्टी है, सपोज दैट एक विपक्ष है और एक पक्ष है ना। तो पक्ष में सत्ताधारी पार्टी है और ये सत्ताधारी पार्टी में मुख्य रूप से यह क्या कर रही है? सरकार चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है। तो इसमें कुछ लोग मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होंगे, ये सारी चीज़ें। अब इसमें का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह गुस्सा हो गया मतलब कि कोहना गया। अब कोहना क्यों गया? कोहना गया मतलब कि फूफा जी से रूठते हैं वैसे रूठ गया। क्यों रूठ गया? कि भाई सबके पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हमको मंत्री नहीं बना रहे हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोग मलाई खाएंगे और हम केवल दूध पी के जाएं? नहीं, हमको दूध के साथ मलाई चाहिए। तो अब इसमें विद्रोह होना शुरू होता है, लेकिन विद्रोह ऊपरी रूप से नहीं लोग कर पाते हैं। कारण है क्या?
क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से विद्रोह करेंगे तो सीधे सीधे यह भी चली जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, और वहाँ पर तो वैसे भी जाके विपक्ष में बैठना पड़ेगा हमको। लेकिन विपक्ष समझिए वह स्थिति में है, 4-5 पार्टियों का या 4-5 गठबंधनों का विपक्ष है, उसमें मात्र जो है 70 मान लीजिए सीट या 100 सीट की कमी है, सपोज दैट। और ये 70 या 100 सीट जो है अगर इसको मिल जाता है तो ये आराम से गवर्नमेंट बनाने का जो है दाखिला पेश कर सकता है कि हाँ हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। यानी जितना बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए उतना बहुमत उसके पास हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करता था, यह लालच दे के विपक्ष के कुछ पार्टियां थी, हालांकि किसी एक पार्टी को मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी पार्टी को ऑन द होल पे बात कर रहा हूं, तो विपक्ष की जो पार्टियां थी वह इसको लालच देती थी। यहाँ के कुछ एमपी को अपने होटल में बुला के किसी प्राइवेट होटल में खाना खिलाती थी, वो बहुत बड़ी सेवा सवारत होती थी, मतलब ये सारी चीज़ें, कुछ लेन देन भी होता था। अब उस नज़रिए से इस पार्टी के कुछ लोग जो है कहते थे कि भाई इधर तो मलाई भी मिल रहा है, मलाई के साथ छाली भी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, सब मिल रहा है, और ये कहता था कि आओ हम तुमको नहीं कुछ तो राज्य मंत्री जरूर बना देंगे। अब ये अपने तो गया, अपने साथ साथ 70 से 100 मेंबर को लेकर चला गया। अब उस स्थिति में क्या हो गई, इस पक्ष में जिसकी सरकार थी, जिसकी सत्ता थी, उसमें 70 लोग या 100 लोगों की कमी हो गई। तो कमी होने के कारण जो बहुमत मिलना चाहिए था वो बहुमत नहीं मिल पाया। अब यह पार्टी जो विपक्ष की पार्टी थी उसको 70 और 100 लोग अधिक मिल गए, तो जो बहुमत चाहिए था वह इसके पास हो गया। अब ये दावा पेश कर देगी। अब ये जब दावा पेश करेगी तो सरकार किसकी बन जाएगी, विपक्ष की बन जाएगी। तो दिक्कत इसमें नहीं है कि विपक्ष की सरकार बन जाए, दिक्कत इसमें यह है कि इसमें इतनी अस्थिर सरकार बन जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि आज सुबह प्रधानमंत्री कौन है और आज के 5 दिन बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार शासनकाल में कि कैसे, मतलब उसमें क्या चीज़ें हुई वो अलग चीज़ है, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे 1977 में भी आपने देखा होगा मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, 1980 के आसपास चौधरी चरण सिंह बने, तो उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये 1980 के दशक में या 1980 से पहले यह चीज़ें बहुत मतलब हैवी लेवल पे होती थी। ऐसा नहीं कि केवल यह चीज़ें सांसद में ही होती थी, संसद में ही ऐसा नहीं होती थी, मतलब ये नहीं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में ही होता था, यह आपको विधानसभा में भी अर्थात स्टेट लेजिस्लेटिव में भी देखते हुए नजर आता था। और अलग अलग जो है राज्यों की विधानसभाएं हैं या अलग अलग राज्यों की जो विधायिका हैं वहाँ में भी यहाँ चीज़ें दिखाई देती थी। इस नज़रिए से अगर आपको दिखाई देगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरकार क्या हो जाती थी, सरकार अस्थिर हो जाती थी। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, अस्थिर हो जाती थी। अब अस्थिर सरकार से एक अपेक्षा करना कि विकास को बढ़ावा देगा या वह मुख्य रूप से पॉलिसीज को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, यह बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि आज सुबेरे मैं पीएम रहूँगा, कल दूसरा कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। और वास्तव में अगर रहेगा भी, उसको पता भी है, तो 5 दिन तक ये इम्प्लीमेंट किया कि ये चीज़ें चलेंगी, अगले दिन अगले 7 दिन बाद दूसरा प्रधानमंत्री दूसरे दल ने दावा ठोक दिया, तो इस स्थिति में दूसरे दल की सरकार बन गई। अब दूसरे दल की जब सरकार बनी तो उसने कहा कि नहीं नहीं हम ये लागू नहीं करेंगे, हम इसको हटाएंगे, हम ये लगाएंगे। तो मालूम चला जो योजना अभी ऊपर से बीच में ही अटका था, बीच में से ही गायब हो गया। तो नीचे के स्तर पर जो टॉप टू डाउन की बात चल रही थी उस समय, इस समय हालांकि डाउन टू टॉप की बात चल रही है, तो वह बीच में ही टपक के रह जाता था। यानी जो बूंदे होती थी वर्षा की वह ऊपर से नीचे गिर ही नहीं पाती थी। किसान खुशहाल होता ही नहीं था, आम आदमी खुशहाल होता ही नहीं था, विकास होता ही नहीं था। सीधी बात है कि सरकार कैसी होती थी, अस्थिर होती थी, ठीक ना। तो स्टेट लेजिस्लेटिव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव, हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी क्या है तो आपको पता होगा कि 2 सदनी है, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव भी 2 सदनी है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में आपको दिखाई देगा कि 2 सदनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान में कोई ऐसा चीज नहीं है कि केवल लोकसभा से ही कोई व्यक्ति मंत्री हो सकता है, लोकसभा से ही प्रधानमंत्री हो सकता है। वह दोनों सदनों में से किसी में से यानी किसी से भी चुना जा सकता है, लेकिन वह दल बहुमत दल का नेता किस में का होगा, लोकसभा का होगा। लेकिन चुना वह कहीं से भेजा जाएगा, अर्थात संसद का सदस्य उसको 6 माह के अंदर कहीं से कहीं ले लेना है।
तो वो राज्यसभा से भी ले सकता है। अब उस स्थिति में आप समझिए कि कोई व्यक्ति राज्यसभा से आके ले लिया और ये चीजें तोड़ मड़ोड़ वाली चीजें चलती रहती थी, तो उस स्थिति में क्या सरकार स्थिर हो पाएगी? क्या कोई विकास चल पाएगा? या विकास चलने की बात है, क्या कोई नीति इंप्लीमेंट हो सकती है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट पूर्ण रूप से हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस चीजों को मिटाने के लिए संविधान में संशोधन किया। जैसे मैं शुरू में पहले बताया कि पहले शेड्यूल्स की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? 8 ही थी। उसके बाद से धीरे धीरे अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9वां जोड़ा गया, फिर एक शेड्यूल और जोड़ा गया। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? तो वह शेड्यूल था शेड्यूल 10, माना अनुसूची 10 जोड़ी गई संविधान में। अब अनुसूची 10 जो जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? तो मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा 50वां संवैधानिक संशोधन, 50वां कह रहा हूं, 51वां संवैधानिक संशोधन 1985, 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया संविधान में? एक अनुसूची जोड़ी गई। वह कौन सी अनुसूची थी? शेड्यूल 10, मतलब अनुसूची 10। अब ये अनुसूची 10 में क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया दल बदल कानून। अब ये दल बदल कानून क्या है? मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? इसका इंग्लिश में नाम क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। यह एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इसमें बताया गया, क्या क्या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब स्थिरता लाने के लिए जैसे मैं बता रहा था कि पक्ष है और विपक्ष है, तो अगर कोई सांसद सदस्य किसी एक दल में अगर वो निर्वाचित होकर आया है और दूसरे दल को अगर वो ग्रहण कर ले रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब इस स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून, जो कि 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा लागू हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा गलती यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे 51 नहीं, 52वां संवैधानिक संशोधन, ठीक ना। तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा लागू हुआ। शायद आगे मैं लिखा भी, हाँ 52वां संवैधानिक संशोधन। चलिए, तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा लागू हुआ। इसमें क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान किया गया कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय मतलब किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के नीचे वो चुनाव नहीं लड़ा है, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो निर्दलीय अगर सदस्य है और निर्दलीय सदस्य अगर चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद से किसी दल में अगर वो शामिल हो जा रहा है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये इसमें बताया गया। यह क्यों किया गया? ताकि जो निर्दलीय जो सदस्य हैं, जो निर्दलीय सदस्य हैं, अगर वो भी, उनकी भी संख्या मान लीजिए 50-70 हो, तो वो भी तो तोड़ने का काम कर सकते हैं सरकार को बदलने बिगाड़ने में, तो इसलिए ये लगाया गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पहला कि निर्दलीय जो सदस्य है वह किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर निर्दलीय सदस्य हैं, अगर वो चुनाव जीत के आए हैं और किसी भी दल को ज्वाइन करते हैं, किसी भी पार्टी को, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी, जो मनोनीत सदस्य हैं, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, वह अगर 6 माह के भीतर किसी पार्टी में मर्ज होना चाह रहे हैं, 6 माह के भीतर किसी भी पार्टी XYZ किसी भी पार्टी में मर्ज होना चाह रहे हैं, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, अर्थात वो निरहर नहीं होंगे, उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी। लेकिन 6 माह के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन पर ये कानून लग जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये इसमें प्रावधान किया गया, किसमें है? शेड्यूल 10 में है। उसके बाद से क्या कहा गया? कहा गया कि अगर कोई पार्टी का सदस्य, जैसे XYZ कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या मुख्य रूप से कांग्रेस, कोई भी हो, किसी पार्टी का सदस्य अगर वह चुनाव जीतता है उस प्रतीक पे और चुनाव जीतने के बाद से वह किसी दूसरी पार्टी में मुख्य रूप से मर्ज हो जा रहा है या किसी दूसरी पार्टी के पास चला जा रहा है, तो भी उसकी सदस्यता जो है क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है, ठीक ना। ये इसमें बताया गया। और भी चीजें बताई गई, जैसे व्हीप है, अगर व्हीप के डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं तब भी एंटी डिफेक्शन लागू हो जाता है, यानी अपनी पार्टी के निर्देशों को नहीं मानते हैं तो उससे निष्कासित हो सकते हैं। दूसरा चीज ये इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने साथ 1/3 सदस्य को लेके जा रहा है, अपने अकेले नहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि उस पार्टी में 9 लोग हैं
तो 9 का 1/3 सदस्य अगर जा रहे हैं, मतलब 3 लोग इकट्ठे जा रहे हैं उस पार्टी को छोड़ के, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, तब उन पे दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। उससे कम जा रहे हैं तो लागू हो जाएगा। यह प्रावधान कब था? 1985 में। अभी मैं आगे बताऊंगा, अपडेट करूंगा इसको। तो यह 1985 में प्रावधान ये था, ये जोड़ा गया, हालांकि मूल संविधान में नहीं था, शेड्यूल 10 में जोड़ा गया चीजें। क्यों? ताकि अस्थिर सरकार जो है उसको स्थिर सरकार की ओर लेके जाया जाए, है ना, इस झुकाव की ओर लेके जाया जाए, इसलिए सारी चीजें की गई। लेकिन मेन बात यह है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में यह चुनाव हो गए, या आपसे पूछा जाए कि ये जब चुनाव हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, इन चुनावों में अगर देखा जाए कोई अपने पार्टी के विरुद्ध जाके वोटिंग करता है तो क्या उसको निर्हर घोषित किया जाएगा दल बदल विरोधी कानून के तहत? तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आपको पता है कि एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो गुप्त मतदान के द्वारा जब होगा तो किसी को क्या घंटा पता चलेगा कि कौन किसको वोट दिया है, कौन किसको वोट नहीं दिया है? तो इसलिए उस पर लागू नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक ना। तो ये तो था किसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ में। लेकिन इसमें एक प्रावधान था। बात ये आती है, बात यहाँ पे आती है कि चलिए मान लिए कि वो निर्हर हो गया, मान लीजिए कि उनको निर्हर घोषित कर दिया गया, यह दोनों में है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी, मतलब राज्यसभा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, ठीक ना, ये सभी में लागू होता है। लेकिन इस सभी के लिए कौन निर्हर घोषित करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कौन उसको, उसकी सदस्यता को समाप्त कौन करेगा, उसकी सदस्यता को कौन खा जाएगा? तो सदस्यता को समाप्त करेगा स्पीकर। कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर या पीठासीन अधिकारी जो होता है वह करेगा, है ना, पीठासीन अधिकारी। जैसे राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति उपसभापति हो गया, जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर हो गया, जो भी पीठासीन होगा वही करेगा। लेकिन मेन बात ये आती है यहाँ पे कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो रहा है और निर्हर घोषित करना है किसी को, तो जो स्पीकर होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वह कितने माह के अंदर इसको निर्हर घोषित करेगा यह मेंशन नहीं है, या इसमें निर्धारित नहीं है कि कितने दिन में, कितना माह में, कितना समय में निर्हर घोषित किया जाएगा किसी सदस्य को, ये मेंशन नहीं है। अब इसी का फायदा अलग अलग राज्यों में उठाया जाता है। जैसे एक सत्ता, आपको पता है कि अधिकतर चीजें ये होती हैं कि जो स्पीकर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, ऐसा सामान्यतः देखने को ये मिलेगा, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये आपको यही दिखाई देगा कि जिसकी सरकार होगी, जिस दल की सरकार होती है, उसी का स्पीकर होता है। तो उसी का स्पीकर होता है तो अपने पक्ष में रहेगा। अगर उसकी पार्टी में कोई मर्ज हुआ है तो जल्दी से डिसीजन नहीं लेता है, तो डिसीजन न लेने के कारण भी इस यह ज्यादातर काम नहीं कर पाता है। इसका भी एक एलिगेशन नहीं, ये मतलब सच्चाई है। कई माह तक ऐसे टला चल जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र में ऐसी सारी चीजें आपको दिखाई देती हुई नजर आएगी। अब इसमें कहा गया कि बाप रे बाप, 1/3 तो बहुत कम है, ये तो फटाक से 3 लोगों को लेकर चल देगा, कोई मतलब नहीं हुआ इसका। तो इसमें एक और संवैधानिक संशोधन किया गया, सभी चीजों को मतलब सामान्य रखा गया, कॉमन रखा गया, और एक संवैधानिक संशोधन हुआ, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो 2003 में 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और इस संशोधन के द्वारा कहा गया कि ना 1/3, बाकी सारे प्रावधान वही थे, बाकी सारे प्रावधान जो मैंने बताया कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, कोई मनोनीत सदस्य है, कोई पार्टी का सदस्य है, सभी प्रावधान था। बस जो 1/3 वाला सदस्य जो प्रावधान था उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2/3 लोगों के साथ, 2/3 सदस्यों के साथ, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव हैं, उनके साथ जाके किसी अनदर पार्टी में मर्ज हो रहा है, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन उससे कम लोगों के साथ जा रहा है या खुद अकेले जा रहा है तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन फिर वही बात, मेंस में अगर लिखना हो तो फिर वही बात स्पीकर पे आ जाता है कि वह कितने, जब समय मेंशन नहीं है तो इसलिए बहुत ज्यादा एक बार क्या हो जाता है, ये देखने को मिलता है कि ऐसे पेंडिंग में रहने के देखने को मिल जाता है, तो सदस्यता समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए एलिगेशन या इसलिए आरोप लगाया जाता है स्पीकर पे, ठीक ना, अलग अलग चीजें हैं। तो 1/3 से 2/3 कर दिया गया। आपको ये भी पता होगा कि 91वां संवैधानिक संशोधन से यही प्रावधान किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का मात्र 15% और स्टेट लेजिस्लेटिव में विधानसभा के सदस्यों का मात्र 15% लोग ही क्या बन सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अर्थात मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो इससे पहले बहुत ही बड़े होड़ पड़ी थी। अब होड़ वही लालच वाला, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू तो हो गया, लेकिन होड़ ही पड़ी थी कि चलो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो गया है, लेकिन मंत्री हम बनाएंगे,
राजा साहब आइए हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। अब कैबिनेट मंत्री की सदस्य की संख्या निर्धारित ही नहीं थी संविधान में कि इतने लोग ही बनेंगे, 50 लोग बनेंगे, 40 लोग बनेंगे, 30 लोग बनेंगे। तो मतलब ऐसे करते करते 200 लोगों को भी, जैसे 400 लोग हैं या 300 लोग हैं तो 300 लोगों में 300 लोगों को ही बना दिया कोई ना कोई मंत्री, कोई चक्का मंत्री, कोई पेंशन मंत्री, कुछ बना दिया। तो मतलब उसने संतुष्ट करने के लिए कि पार्टी में रहो भाई, तोड़ मत, है ना। तो उसको भी रोकने के लिए 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि नहीं, बिल्कुल केवल 15% लोकसभा के, यहां से क्वेश्चन फंसा भी सकता है कि संसद की सदस्यता का नहीं, संसद या राज्यसभा का नहीं, इसमें बात कहा गया किसका, लोकसभा का और विधानसभा का, इनके सदस्यों की संख्या का मात्र 15% ही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकते हैं। और इसमें विभेदित भी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कि उप प्रधानमंत्री होंगे कि मतलब उप प्रधानमंत्री के पास होम मिनिस्टर होंगे, रेल मंत्री होंगे या वित्त मंत्री होंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई संविधान में चीजें नहीं लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री का मेंशन जरूर है ना। और दिल्ली के लिए इसी में मेंशन किया गया कि दिल्ली जो है यूटी, इसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव है। तो इस लेजिस्लेटिव में जो कुल सदस्य संख्या है उसका मात्र कितना बन सकते हैं, 10% ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। तो दिल्ली के लिए 10% प्रावधान किया गया, अनदर स्टेट एंड लोकसभा में 15% का प्रावधान किया गया। और न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो न्यूनतम 12 कहा गया कि न्यूनतम कम से कम 12 लोग मंत्री बन सकते हैं, उससे कम लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में टोटल कितना है सीट, 70 है, तो इसका 10% का मतलब 7 ही हुआ, लेकिन न्यूनतम कितने बन सकते हैं, इसमें प्रावधान है 12 लोग बन सकते हैं, ठीक ना। तो ये टोटल 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ। अब हम लोग बात कर रहे थे राघव चड्ढा जी की, है ना, कि इन पर क्यों इनकी सदस्यता समाप्त नहीं, क्या स्पीकर मिले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या क्या पीठासीन अधिकारी, क्या राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं या सभापति के रूप में काम करते हैं वो मिले हुए हैं, ऐसी यहाँ पे कोई बातें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की टोटल सदस्य संख्या है 10, किसमें, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल 10 सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की। अब इसमें से 7 लोगों को ये लेके चले गए हैं। तो हम अभी बताएं कि 2/3 लोगों को लेकर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो निर्भरता नहीं होती है, उस पर सदस्यता समाप्त नहीं होती है। अब 10 का 2/3 आप निकाल लीजिए, 10 का 2/3 मतलब 3 3 9, 3 दूना 6, मतलब 6 से अधिक लगभग 6.5 अर्थात 7। तो 7 लोगों को लेके निकल गए हैं। अब 7 लोगों को लेके निकल गए हैं, इसका मतलब 2/3 अगर लोग को लेके चले गए, सदस्यों को लेके चले गए, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। यही कारण है कि इस पर दल बदल कानून लागू नहीं हो पा रहा है, और दल बदल कानून लागू न होने के कारण इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इनकी पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, पार्टी की तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं रहे, अभी बीजेपी के हो गए, लेकिन इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अच्छा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था दल बदल विरोधी कानून पे कि जो स्पीकर का निर्णय है, जो पीठासीन अधिकारी का निर्णय है, उसका रिव्यू किया जा सकता है, ठीक ना। अगर असद्भाव के रूप में आया हो तो उसका भी रिव्यू किया जा सकता है, मतलब क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है इसके डिसीजन को। लेकिन राष्ट्रपति जिसको निर्भर करते हैं चुनाव आयोग के संपर्क या सुझाव के द्वारा, उस व्यक्ति की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, है ना। तो यही चीज है कि राघव चड्ढा जो है वह मुख्य रूप से क्या हो गए, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं हुआ, और नहीं होने के कारण एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यही सारी चीजें इसमें थी। चलिए वही हम बता रहे हैं। तब बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए हैं राघव चड्ढा एंड अदर आम आदमी पार्टीज जो है। 52वां संवैधानिक संशोधन में मुख्य प्रावधान क्या थे, किसी विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि भी स्वेच्छा से पार्टी के सदस्य छोड़ देता है, किसी दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है, पार्टी के खिलाफ व्हीप में वोट करता है, या अयोग्यता का किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा, तो है ना। इसमें क्या क्या इसमें लाभ थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 2/3 सदस्य ये 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, पहले 1/3 था, ठीक ना। ये सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तोड़ कर पूरा मतलब स्पष्ट रूप से बताने का काम किया हूँ। नियम यही कहता है कि 2/3 सदस्य अगर जा रहे हैं तो विलय करने पर सहमत है, तो इसका मतलब उस पर नहीं लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, विलय माना जा रहा है, ठीक ना, 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक ना। तो 7 सांसदों को लेकर चले गए हैं तो इन पर लागू नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या करता है, 2/3 का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मनमानी अयोग्यता को रोकता है। यानी 2/3 का मतलब एक बड़ी संख्या हो गई, इसका मतलब बड़ी संख्या में लोग आपसे नाराज थे, आपकी पार्टी से वो निकल के चले गए, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो आया राम गया राम वाक्यांश राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया था उस समय पहले, जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं हुआ था, जब शेड्यूल 10 नहीं जोड़ा गया था। क्योंकि किसी सरकार आएगी, कब जाएगी, कब नहीं आएगी, ये कोई निश्चित नहीं होता था। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया क्यों नहीं निश्चित होता था, है ना। खरीद बिक्री ये सारी चीजें चलती थी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल समझ में आया होगा और क्यों नहीं लागू हुआ है,
क्यों मुख्य रूप से उन पे नहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये भी चीज़ें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी आपको। तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।